अच्छा जी, चलें दोबारा इसको हम शुरू करते हैं। बीच में वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो हम बात ये कर रहे थे कि पूरा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, वो है 1/3। तो तकरीबन 1/3 आपको मिल गया, खुश रहिए। ठीक है। उसके बाद फिर बांग्लादेश जो है वो आपसे अलग हो गया, उस पे आपको अफसोस होना चाहिए, क्योंकि जितने मुसलमान बांग्लादेश में हैं उतने मुसलमान कहीं और नहीं थे। जो बंगाल का सूबा था, ये सबसे ज़्यादा मुसलमानों की पॉपुलेशन वाला इलाका था। खैर बहरहाल ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये जनाब पाकिस्तान का नक्शा है। ये हम देखेंगे आगे चल के कि कहाँ कहाँ हमारे काम आ सकता है। अच्छा, एक थोड़ा सा रिव्यू करना है हमें ना, कि थोड़ा सा हम हिस्ट्री जो है उसको सामने रखें और थोड़ा सा बैकग्राउंड जानें कि असल में हुआ क्या था, और हम क्या करना है, हमारे जो बड़े थे वो क्या करना चाहते थे, और किस तरीके से हिंदुस्तान जो है उसमें चीज़ें बदल रही थी और क्या क्या काम यहाँ पर चल रहा था। सबसे जो पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है जनाब रिवाइवल ऑफ इस्लाम। आपको पता है हिंदुस्तान में इस्लाम आया था सबसे पहले 712 के अंदर। 712 का मतलब है 712 ईस्वी में इस्लाम हिंदुस्तान में आया। तकरीबन कोई 571 में आई थिंक इस्लाम जो है वो शुरू हुआ, और तकरीबन 100 साल के बाद, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बैठत हुई तो उसके तकरीबन कोई 100-150 साल के अंदर ही जो सहाबा का दौर, ताबईन का दौर जो चल रहा था, उसी में मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आए और उन्होंने यहाँ पर फतवाहत हासिल की। तो ये आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, 712 712 ईस्वी। लेकिन वो कोई इतना कोई खातिर खा इस्लाम यहाँ पर नहीं फैला, हम कह सकते हैं। बाद में बहुत सारे बुजुर्ग आए यहाँ पर, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां लगाई और हिंदुस्तान में इस्लाम को नाफिज किया। उनमें से चंद नाम जो हैं वो बड़े मशहूर हैं। सबसे पहला नाम आ जाता है शेख अहमद सरहिंदी का, जिनको मुजद्दिद अल्फसानी भी कहा जाता है। अल्फ अरबी ज़बान में बोलते हैं हज़ार को, और सानी का मतलब है सेकंड, दूसरा। तो सर नाम भी दोबारा बताइए, और आपने ये जो अरबी मीनिंग बताया वो भी। नाम तो आपको दिखाई दे रहा है ना लिखा हुआ? सॉरी सर, अब दिख रहा है। हाँ, शेख अहमद सरहिंदी इनका नाम है, और इनको कहा जाता है, इनको लक़ब दिया जाता है मुजद्दिद अल्फसानी। मुजद्दिद का मतलब तो आपको पता है ना, तजदीद करने वाला, किसी चीज़ को रिवाइव करने वाला। तजदीद का मतलब होता है नई ज़िंदगी देना।
नया कर देना किसी चीज़ को। और अल्फ जो मैंने आपको बताया कि इसको अरबी ज़बान में 1000 को अल्फ कहते हैं, और सानी का मतलब है सेकंड, दूसरा। तो अभी आप बैठे हुए हैं 2020 के अंदर, 2000 साल हो गए ना, तो पहला जो 1000 साल है उसकी हम बात नहीं कर रहे, दूसरा जो 1000 साल है, यानी कि 1000 से लेकर 2000 तक का जो ये एक पूरा टाइम है, इसका मुजद्दिद इनको कहा जाता है। यानी कि हिंदुस्तान में इस्लाम जो फैला है और इस्लाम का जो रिवाइवल हुआ है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। शेख अहमद सरहिंदी, ये आपने याद रखना। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा चाहता हूँ कि रिव्यू आपके सामने आ जाए। बीकॉम के सिलेबस में अलबत्ता ये मौजूद है। अच्छा, उसके बाद अगला नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इनका नाम आपने सुना होगा। अच्छा, ये जो नाम हम जिक्र कर रहे हैं या रिवाइवल इस्लाम की जो हम बात कर रहे हैं, ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, आपको याद होगा। यस सर। चैप्टर नंबर 2 जो है क्लास 9 की पाकिस्तानी स्टडीज का, उसमें ये सारी चीजें। और मुजद्दिद अल्फसानी के बाद दूसरा बहुत बड़ा नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का है। हिंदुस्तान में जो भी इंसान कुरान पाक का या हदीस का या इस्लाम के उलूम का, कोई से भी इस्लामी उलूम का तालिब इल्म है अगर, और वो पढ़ता है इस्लामी उलूम, तो उसका सिलसिला कहीं ना कहीं जाकर शाह वलीउल्लाह से मिल जाएगा कि मैंने फलाने से पढ़ा, उसने उससे पढ़ा, उसने उससे पढ़ा। खुद मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा 17 सिलसिलों के बाद जाकर इनसे सिलसिला मिल जाता है। यानी कि जिस मुहद्दिस से मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी थी, हदीस पढ़ी, उन्होंने अपने उस्ताद से पढ़ी, उन्होंने अपने उस्ताद से पढ़ी, तो वो पूरा एक जो है ना शजरा मेरे पास रखा हुआ है, पूरा सनद हमें मिलती है, सर्टिफिकेट हमें मिलता है उसका। तो उसमें मेरे और इनके दरमियान 16 लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में जो भी तालीमात इस्लामी का तालिब इल्म होगा, वो कहीं ना कहीं जाकर इनके सिलसिले से ज़रूर मिलेगा। अच्छा, और ये बात उस दौर की है जब फ़िरका वारियत तो होती नहीं थी, तो ये चक्कर भी नहीं, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ ये सिलसिले शुरू हुए ना, अजीब अजीब फ़िरके हमारे यहाँ हैं, और देवबंदी है तो बरेलवी है तो फलाना है तो ढिमाका है, तो ये मेरे ख्याल में कोई 120 साल 110 साल पुरानी कहानी है। इससे पहले ये नहीं था, ठीक है। 150 साल भी नहीं हुए इन चक्करों को शुरू हुए हुए। तो ये सब लोग उससे पहले की चीज़ें हैं, तो इसमें वो भी मसला नहीं है कि भाई मेरा फ़िरका कौन सा है। वो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में किसी भी फ़िरके का बंदा हो, किसी भी मदरसे में पढ़ता हो, तो वो कहीं ना कहीं से जाके इनसे ज़रूर मिलेगा। और असल जो काम किया है हिंदुस्तान में इस्लामी उलूम के हवाले से, शेख अहमद सरहिंदी जो हैं, इनका ज़्यादातर काम जो है वो सियासत का था। इन्होंने जो है ना वो पॉलिटिकली इस्लाम को हिंदुस्तान में ज़िंदा करने की कोशिश की, और शाह वलीउल्लाह ने पॉलिटिक्स के अंदर भी बड़ा काम किया। और 17 साल की उम्र में ये इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। यानी 17 साल की उम्र में ये हाफिज़ कुरान भी बन गए थे, आलिम दीन भी बन गए थे, और हिजाज से, सऊदी अरब के मुहद्दिसीन से इल्म हासिल करके 17 साल की उम्र में आके इन्होंने अपने अब्बा जान की सीट संभाल ली थी कि अब्बा आप आराम करो, ये जो आपका मकतब है, इंस्टीट्यूट है, ये आज से मैं चलाऊंगा। तो अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि 17 साल का जो लड़का होता है उसमें कितनी एक्साइटमेंट होती है और कितना जोबन होता है उसके अंदर। और कुरान पाक का तर्जुमा फ़ारसी में सबसे पहले इन्होंने किया। यानी कि हमारी हिंदुस्तान की ज़बानों में सबसे पहला कुरान का तर्जुमा शाह वलीउल्लाह ने किया फ़ारसी में। फिर इन्हीं की औलादों में शाह अब्दुल कादिर दहलवी थे, जिन्होंने सबसे पहले कुरान पाक का उर्दू तर्जुमा किया, जो कि आज सर, भी। जी, इनकी है ना पूरी स्टोरी मिक्स हो गई है दोनों की।
कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। क्यों मिक्स हो गए भाई? सर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, तो सर कहीं पे ये रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है, एक दफा पढ़ें तो वो जो है वो रिपीट हो जाए देखें, आपके पास। आपको जो चाहिए ना इस वक्त, वो आपको चाहिए डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है ना यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है, बस ये आप रखें। इससे ज़्यादा कि आपने टेंशन नहीं लेनी। सर उर्दू ट्रांसलेशन किसने किया था, आपने अभी नाम बताया? शाह अब्दुल कादिर। ये तो हमारे यहाँ मिलता है कराची में, आम मिल जाएगा। आप किसी भी कुरान पाक जहाँ पर दस्तयाब होते हैं तर्जुमे वाले, वहाँ आप जाएं तो वहाँ पर शाह अब्दुल कादिर का तर्जुमा आज भी चलता है। और चूंकि वो बुनियाद है ना, बेस है, सबसे पहले तर्जुमा वही हुआ है। बहरहाल इसके बाद सईद अहमद शहीद आए, जो कि शाह वलीउल्लाह के शागिर्दों में ही हैं। इन्होंने जिहाद तहरीक चलाई, जिहाद मूवमेंट चलाई इन्होंने, और इन्होंने कहा कि भाई सर जी सॉरी बात काट रही हूँ सर, शाह अब्दुल कदीर शाह वलीउल्लाह के बेटे थे? शाह अब्दुल कादिर जो हैं वो इनके हाँ बेटों में हैं। अहमद शाह अब्दाली कौन था? अहमद शाह अब्दाली तो अफगानिस्तान का बादशाह था भाई, शाह वलीउल्लाह के ज़माने में। जिस ज़माने में शाह वलीउल्लाह हिंदुस्तान में थे, उस ज़माने में अफगानिस्तान का बादशाह था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। देखो मैंने कहा ना, रट्टे मार के जो पास होते हैं उनका सर ये यही पूरी है। नाइन में, सर कसम से पूरी नाइन में था ये तो। जी जी बिल्कुल, मुझे पता है रट्टा ना। वट्टा नहीं मारा सर। उसमें अहमद शाह अब्दाली का जिक्र है और पीर पगाड़ा का जिक्र है। हुर, जो पीर पगाड़ा के मानने वाले होते हैं उनको हुर कहा जाता है। सर मैं वो बहरहाल रट्टा वट्टा नहीं मारा, ये मेरे को याद है जहन में अभी तक। अच्छी बात है। तो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो है, इन्होंने जिहाद मूवमेंट चलाई और इन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों का मुकाबला बातों से नहीं करेंगे बल्कि हथियार से मुकाबला करेंगे। और उसी में ये जिहाद करते करते शहीद हो गए। और आपके पाकिस्तान में ही इनकी कब्र मौजूद है, बालाकोट जो हमारा एक इलाका है नॉर्दर्न एरियाज में वहाँ पर इनकी कब्र आज भी मौजूद है। आपका अगर जाना हो तो आप उनका मज़ार देख सकते हैं। हाजी सर इनकी शरीयत, डिटेल्स दोबारा बता दें, सॉरी, इनकी डिटेल्स एक बार दोबारा रिपीट कर दें। इनकी डिटेल्स में आपने बस ये याद रखना है कि इन्होंने जिहाद मूवमेंट चलाई थी। असल जो इनका कारनामा है वो यही, और इन्होंने ज़िंदगी उसी में लगा दी। पहले काफ़ी जो है ये प्रैक्टिसेस करते रहे और जिहाद की मशक़ें करते रहे। स्विमिंग के बड़े मास्टर थे, काफ़ी 15 मिनट तक ये पानी में रह सकते थे। सर ये और पढ़ा है नाइन में, फराइज़ी ये तहरीक। हाँ हाँ जी, ये सब आपने वहाँ पढ़ा हुआ है ना। हाँ यस सर, भूल हाँ गए तो, लेकिन। तो तुमने रट्टा लगाया होगा, तुम्हारे जहन में है अभी तक। सर आप बार बार यही बोले यार, रट्टा रट्टा। सर नहीं लगा अच्छा रट्टा, अच्छा, जहन में चलो है नहीं अभी बोल तक। रहे, अच्छे से पढ़ा नहीं था। बोल रहे, नहीं बोल रहे। अच्छे से पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। पढ़ाकू बच्चे हो ना तुम। नहीं 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 सर, ऐसे की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। सर ये तो टॉप मारता है, ये टॉप करता है हमेशा। हाँ नीचे से हाँ। अच्छा बहरहाल, तो सैयद अहमद शहीद की ख़ास बात क्या है कि इन्होंने जिहाद मूवमेंट चलाई और उसी में ये शहीद भी हो गए। इतनी कोई ज़्यादा एज भी नहीं है इनकी। देखें 1786 से लेकर 1831 कितने बने ये, 44 इयर्स, तो 44 साल की उम्र में ये शहीद हो गए। उसके बाद हाजी शरीयतुल्लाह साहब हैं, इन्होंने फ़राइज़ी तहरीक चलाई। ये प्योर इस्लाही सिलसिला था इनका, कि इन्होंने लोगों को ये सिखाया कि भाई अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उन पर अमल करना हमारे लिए फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, और हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करें। तो इसीलिए इनकी तहरीक का नाम जो है वो फ़राइज़ी तहरीक रखा गया। और उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान साहब आए, जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाई और
हिंदुस्तान में 1857 के बाद ना, 1857 में जब जंग हुई थी और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे आप कहते हैं तो उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया था, एकदम जीरो पे आ गए थे आप। उसकी वजह ये है कि मुगलिया सल्तनत जो थी वो आखिर में बस नाम की मुगलिया सल्तनत रह गई थी और एक ही चीज़ थी उनके पास, पैसा। पैसा फेंक तमाशा देख। तो जब 1857 में गद्दारों ने हमला किया तो वो सारा पैसा लूट कर ले गए। तो वो जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे वाला सीन हो गया, कि जो जिस पे आप डिपेंड कर रहे थे वही आपसे छीन लिया गया। सर मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह सर अकबर था ना? नहीं, बहादुर सर शाह मुझे जफर। आपसे एक चीज कंफर्म करनी है, ये जो आपने सन लिखे हैं ये अलीगढ़ तहरीक के हैं या उनकी पैदाइश से रिलेटेड है, मतलब पैदाइश? नहीं, ये पैदाइश और वफात का सन लिखा हुआ है सर सैयद का। सबके सर जो ये सर लिखे हुए हैं 1938 आ रहा है उनकी डेथ का, वो तो इसका सर सैयद का कहाँ आ रहा है भाई? वेल पे मुझे कंफ्यूजन हो रही थी इसलिए मैंने चेक कर रहा हूँ। 1938 अल्लामा इकबाल की वफात है भाई, क्या हो गया? अच्छा हाँ सही है, ठीक है। सर अलीगढ़ की भी डेट बता दें। अलीगढ़ की डेट अभी मेरे दिमाग में नहीं है। अलीगढ़ के तो मुख्तलिफ काम हुए ना। 1875 में इन्होंने कॉलेज बनाया था, जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट जो था। 1960 असल में अलीगढ़ मूवमेंट की कोई एक डेट नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट में बहुत सारे काम किए स्टेप बाय स्टेप। 1864 में इन्होंने एक स्कूल बनाया था, फारसी मदरसा मुरादाबाद के अंदर। फिर 1875 में इन्होंने कॉलेज बनाया। फिर उसी कॉलेज को 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, 1920 में, यानी कि उनके इंतकाल के बाद। तो उस चक्कर में ना पड़े। अलीगढ़ मूवमेंट तो हमने डिटेल में पढ़नी है ना, तो वहां पर देखेंगे इंशाल्लाह इसको। सर स्कूल का नाम क्या है? फारसी मदरसा मुरादाबाद। अच्छा, और उसके बाद ये कुछ और वाकयात हैं, ये देखें ना। बरतानवी राज का काम, ब्रिटिश रूल जो स्टैब्लिश हुआ तकरीबन यूं समझ लीजिए कि और आपने बताया नहीं आखिरी बादशाह, मतलब कि सर कौन था? अकबर बहादुर तो शाह मेरे ख्याल जफर, बहादुर शाह बहादुर शाह। जफर था। बताया तो था यार। और पहला वो था ना औरंगजेब, वो औरंगजेब शायद। नहीं, औरंगजेब तो बहुत बाद में। पहला और वो था ना सर, पहला तो बाबर था ना? नहीं यार, पहला कौन था? बाबर भी नहीं था, बाबर भी बात का है। फिर कौन था? छोड़ो उसको, अभी दिमाग में नहीं है। बरतानवी राज जो है ना, ये जो आपका ब्रिटिश रूल है तकरीबन 17वीं सेंचुरी की इब्तिदा में ना, 1600 कुछ के अंदर इन्होंने अपने पैर जमाने शुरू किए आपके जो साउथ इंडिया जो कहलाता है ना, ये बांग्लादेश की तरफ से। पहले एक इलाके पे कब्जा किया, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, और जब इन्हें लगा कि काफ़ी हद तक हमारा कब्जा हो चुका है तो फिर इन्होंने 1857 में गद्दार पैदा किए और उसके बाद दिल्ली के ऊपर इनका कब्जा हो गया। वो हमारा टॉपिक नहीं है। मुग़ल एम्पायर जो है वो 1857 में, वैसे तो औरंगज़ेब आलमगीर के बाद मुग़ल एम्पायर की हैसियत सिर्फ नाम की रह गई थी। और
जैसे वो हमारे सदर थे ना ममनून हुसैन साहब, जो सिर्फ फीता काटने के लिए रखा हुआ था, जिन्हें हमने आते थे वो साल में एक दफ़ा शक्ल दिखाने, तो बिल्कुल ऐसे ही मामला था। औरंगज़ेब आलमगीर आखिरी ताकतवर बादशाह थे मुगल एम्पायर के। 1857 में फिर ये इंडिपेंडेंस वॉर हुई, फिर टू नेशंस फ्री आई है 1867 में। सर सैयद अहमद खान ने दो कौमी नज़रिया जो पेश किया, ये हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की रीबर्थ आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि 57 के अंदर मुसलमान बिल्कुल मर चुके थे, क्योंकि ना उनके पास तालीम थी, ना उनके पास कोई हुनर था, ना उनके पास इतना जो है वो स्टैमिना था कि वो कोई मेहनत मजदूरी का काम कर सकें। नवाब इब्न नवाब चलते हुए आ रहे थे, पैसा था, जो भी काम करना है वही पैसा पे एक तमाशा देख, तो वही सारे का सारा पैसा गद्दार लूट के ले गए। असल में जो गद्दारी हुई थी वो अंग्रेज़ों ने नहीं की थी, वो हिंदुस्तान के ही लोग थे और उसमें ज़्यादातर मुसलमान थे, उनको बरगलाया गया था। देखो, किसी भी इंसान की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है ना, वो होता है उसका मज़हब। आप मज़हब पे अमल करते हो या ना करते हो, एक इमोशनल अटैचमेंट आपकी ज़रूर होती है। तो मुसलमानों को बरगलाया गया था कि ये जो बादशाह है ना बहादुर शाह ज़फ़र, धब्बा है मुसलमान के नाम पे, देखो कोई ताकत ही नहीं है, कोई काम ही नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर मुसलमानों को बगावत पर उभारा गया था। और जैसे हमें यहाँ अपने रूम में बैठ के लगता है ना कि इमरान खान साहब ने अच्छा नहीं किया, मैं होता तो यूं कर लेता, हमें लगता है कि ये काम बहुत आसान है हुकूमत के मामला चलाना, हालांकि ऐसा नहीं है, हर बंदा नहीं चला सकता। तो उन्हें भी ऐसा लगता था कि बहादुर शाह ज़फ़र को हम हटाएंगे और हम हुकूमत करेंगे हिंदुस्तान पे, और हिंदुस्तान जो है ना वही पुराना वाला हिंदुस्तान हो जाएगा कि मुसलमानों का उरूज। तो उन्होंने गद्दारी की, सब कुछ लूट मार के ले गए और हुकूमत पे कब्जा करके बैठ गए। अब जाहिर है कि उनसे चलने वाला तो था नहीं मामला, तो सारे मामला बिगाड़ का शिकार हो गए, कत्ल वारत गरी और लोग मर रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो फिर अंग्रेज ने मारी एंट्री एकदम सिंपैथी के चक्कर में ना कि ओ हो हिंदुस्तान के लोगों, तुम लोग मुश्किल में हो, और चूंकि मेजॉरिटी मुसलमानों की तो थी नहीं, तो इसलिए उन्हें और ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो उन्होंने फौरन ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट किया, बोला कि भाई किसी तरीके से हमारी इनसे जान छुड़ा, ठीक है। तो यूं अंग्रेज ने एंट्री मारी। तकरीबन 4 महीने तक हिंदुस्तान उन गद्दारों के हाथ में रहा, और उसके बाद 4 महीने तक अंग्रेज बैठा हुआ तमाशा देखता रहा कि बेटा लूटो, तबीयत से बड़ा गर्क करो हिंदुस्तान का। और जब बहुत मामला बिगड़ गया तो वो हमदर्द बनकर मैदान में उतरे और उनको मार के भगा दिए, क्योंकि वो तो गिने चुने गद्दार थे और उनके पास ऐसी कोई पावर भी नहीं थी कि वो अंग्रेज का मुकाबला कर सकें जंग में। तो उनको मार के इन्होंने भगा दिया और उसके बाद हिंदुस्तान पे कब्जा हो गया अंग्रेज का। तो मुसलमान जो हैं वो खौफजदा हो गए थे, मुसलमान डर गए थे, और मुसलमान यूं समझ लीजिए कि मोरली मुसलमान मर चुका था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं थे। 33% अगर मुसलमान था तो 66% नॉन मुस्लिम था, जिसमें मेजॉरिटी हिंदुओं की थी और सिख वगैरह भी थे। हुकूमत फिर भी मुसलमानों के पास यूं थी कि वो हथियार के बलबूते पे थे, तलवार उठाते थे, कहते थे कि भाई मैदान में आओ, हमें मारो, शिकस्त दो और हुकूमत पे कब्जा कर लो। और आपको पता है जंग में हथियार से मुसलमान को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसका ऐलान मुसलमानों ने अपनी पहली जंग में कर दिया था, ग़ज़वा बदर आपने पढ़ा, 313 ने 1000 को मार के लाया था। तो जब ये हुकूमत ख़त्म हुई मुसलमानों की और अंग्रेज़ की हुकूमत आई, तो उन्होंने यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो शुरू की, जमहूरियत नाफिज कर दी।
इससे मुसलमानों के दिल में हो गया खौफ पैदा, क्योंकि आपको पता है जमहूरियत में तादाद गिनी जाती है। मुसलमानों को पता था कि अगर तादाद गिनी जाएगी तो हम तो किसी खाते में नहीं आएंगे, कहीं पर भी हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये एक खौफ पैदा हो गया था। फिर उसके बाद 1858 में, यानी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जब जोर टूटा और थोड़े मामला संभलने लगे, तो 1858 में यहाँ पर इन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम लागू किया। हिंदुस्तान में ये पेपर एग्जामिनेशन नहीं होते थे। 1858 में अंग्रेज ने पहली बार ये इम्तिहानों का सिलसिला शुरू किया और एजुकेशन सिस्टम राइज किया। लॉर्ड मैकाले करके एक बंदा था जिसने अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो नाफिज किया। दो तरह की बॉडीज बन गई थी अंग्रेज़ों की। एक का मानना ये था कि अरेबिक और पर्शियन को ही हम एजुकेशन के तौर पर चलाएं, लेकिन दूसरा जो ग्रुप था उसका कहना ये था कि नहीं, जो लॉर्ड मैकाले वाला ग्रुप था उसने कहा कि नहीं, हम इंग्लिश को लेकर आएंगे, जो बाकी के उलूम है वो सब बेकार है। तो यहाँ से ये अंग्रेज़ी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। तो मुसलमान खौफज़दा थे और सियासी तौर पे तो खैर मर ही चुके थे, माशी तौर पे इकनॉमिकली ज़ीरो पे थे, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ीरो पे थे। तो वहाँ पर सर सैयद अहमद खान उठे और उन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश किया और मुसलमानों को नई ज़िंदगी दी, और वहीं से पाकिस्तान मूवमेंट भी स्टार्ट हुई है। क्योंकि दो कौमी नज़रिए का मतलब ये था कि हम साथ नहीं रह सकते भाई, अलग हो जाओ। अलग होने का मतलब पाकिस्तान बनाना। तो पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुई है 1867। इसका मतलब ये हुआ कि 1867 से लेकर 1947 तक 80 इयर्स की है आपकी पाकिस्तान मूवमेंट। ठीक है, इसको हम यहीं पर रोकते हैं। आज की हमारी कहानी जो है वो ख़त्म हो गई है, हमारा टाइम भी ख़त्म हो सर रहा है। आपने जो कोर्स कंटेंट दिखाई थी वो आप शेयर कर देंगे प्लीज? जी बिल्कुल कर देंगे, तो व्हाट्सएप पे कर देंगे, नो इशू। और सर आपने जो पढ़ाया था इसकी प्रेजेंटेशन भी? कर देंगे। और बोलो। नहीं सर, बस इतना ही, थैंक यू। बस हुकुम करो सर को। क्यों सर? नहीं बेटा, हुक्म करने की औकात नहीं है तुम्हारी, रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट। ओके ओके, बस रिक्वेस्ट करते हैं सर से। और बोलिए सर, और कोई हुकुम? चलो बस खुश रहिए, अपने खर्चे पे मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। सर ये तो बता दें, क्या बता दें? सर ये बता दें क्या नाम अपना वो इस्लामियत में क्या नाम अपना जो कॉपियां चेक हो गई नहीं हुई? नहीं हुई, अभी नहीं हुई। और कब होंगी सर? आज इंशाल्लाह हो जाएंगी। ओके सर। ठीक है, आपसे होगी मुलाकात इंशाल्लाह परसों, यानी कि बुध वाले दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।